नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भी 2.0 में। आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को करवाने वाले हैं बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा बीटेट, है ना। क्या होंगे ये बीटेट का क्वेश्चन होंगे। 21/12/2011 का क्वेश्चन होंगे, है ना। इसमें हम लोग करने वाले हैं बाल विकास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन। उसके बाद लैंग्वेज के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन कुछ होंगे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है ना। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो इसका क्या हो जाएंगे? परिवार। क्या आ जाएंगे इसका? परिवार, ठीक है। परिवार है जो शिक्षा की एक औपचारिक संस्था है जो बालक के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? बोला जा रहा है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? जिज्ञासा, है ना। जिज्ञासा क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान माना जाता है। इसमें अधिक रुचि पैदा होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संवेग क्या है? तो संवेग की बात करते हैं तो ये क्या है? उत्तेजना या भावों में परिवर्तन। उत्तेजना या भावों में परिवर्तन को ही हम लोग संवेग बोलते हैं। उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से परिवर्तित होती है। तो क्या हो जाएंगे? उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, संवेग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण हो? तो इसका हो जाएंगे इनमें से सभी, है ना। इनमें से सभी। परिवार का वातावरण कैसा होगा, कक्षा का वातावरण कैसा होगा, पास पड़ोस के वातावरण कैसा होगा, है ना। इस पे डिपेंड करता है उसके बालक के मानसिक अस्वस्थ होने का कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। तो इसका हम लोग बात करते हैं तो इसका हो जाएंगे 7 से 11 साल, है ना। मूर्त संक्रियाओं में एक होता है अमूर्त जो बिना देखे हुए, एक होता है मूर्त मतलब देखकर, है ना। तो इस 7 से 11 इस अवधि में बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है। वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकरण कर सकता है। वस्तुओं के मानस प्रतिभाओं पर प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में भी सक्षम होता है 7 से 11 साल में। जो किनके अनुसार दिया? पियाजे के अनुसार, है ना। जीन पियाजे के अनुसार। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण क्या है? अलग बोला जा रहा है कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति विकास होने का मुख्य कारण बोला जा रहा है तो परिवार की वातावरण, मतलब उसका परिवार का वातावरण किस टाइप से है ना, वो उस पर डिपेंड करता है। परिवार का वातावरण बालक में अपराधी प्रवृत्ति विकास होने का मुख्य कारण होता है। जैसे कुप्पू स्वामी के अनुसार बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण बालक द्वारा परिवार के दुर्व्यवहार अनुभव किया गया जाना, है ना। दुष्व्यवहार का क्या करना, दुर्व्यवहार का क्या करना, अनुभव किया जाना, ठीक है। दुर्व्यवहार का अनुभव किया जाना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 पे। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षा को ध्यान देना चाहिए।
विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो शिक्षा को ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसका क्या होना चाहिए। इसका होगा व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर विशिष्ट बालक जो होते हैं उसकी शिक्षा है तो शिक्षा को कैसा ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर, मतलब उसका व्यक्तिगत क्या क्या ज़रूरतें हैं और उसकी क्या क्या समस्याएं हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य तो ये हो जाएंगे इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी हो जाएंगे। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है इसका देख लेते हैं। बोला जा रहा है इसमें विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना समायोजन शिक्षा है। विद्यालय जो नहीं आते बच्चे उसको विद्यालय में लाना किसी तरह से। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, है ना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना। उसके बाद बात करते हैं, एक मिनट, फिर क्या है, विशेष एवं सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, है ना, एक साथ विशेष एवं सामान्य बच्चे की पढ़ने की सुविधा देना एक साथ। तो एक बोला जा रहा है इनमें से सभी हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता, तो इसे हो सीमित रुचियाँ। सृजनात्मक बालक में वो गुण पाए जाते हैं जो उसमें क्या होती है, खोजपूर्ण प्रवृत्ति होती है, अच्छी अंतर्दृष्टि होती है, क्रियाशीलता भी क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है ना। क्रियाशीलता के भी गुण पाए जाते हैं उसमें सृजनात्मक बालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बोल रहा है कि यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्रों को शारीरिक दंड देना चाहिए, नहीं, उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। हाँ, ये क्या हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे, है ना। उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। उसके बाद आते हैं उससे उपदेश देना चाहिए, नहीं ये भी नहीं होंगे, है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, ये भी नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, तो इसका बात करते हैं। संचार माध्यमों का अध्ययन, है ना, मानव व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ठीक है, सीखने के तरीकों का अध्ययन, ये सारे सही हैं। पर संचार माध्यमों का अध्ययन ये शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध, है ना, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ना, पूछा गया है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसका हो जाएंगे जो है विकास मशीनी प्रक्रिया। ये क्या है, विकास मशीनी प्रक्रिया विकास का सिद्धांत नहीं माना जाता है ना, विकास का सिद्धांत नहीं माना जाता। इसका क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे विकास लंबवत ना होकर वर्तुकाल होता, ये सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, ये सारे क्या हो जाएंगे, विकास का सिद्धांत हो जाएंगे। बस विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है, ये नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल एवं कठिन है। बोला जा रहा है कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल एवं कठिन माना जाता है। तो इसको हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था को। किशोरावस्था है ना, बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक एवं कठिन समस्या वाली क्या है, ये अवस्था माना जाती है ना। किशोरावस्था को सबसे कठिन और जटिल अवस्था मानी जाती है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और कठिन संघर्ष और तूफानी दौर का समय होता है। किसके अनुसार, स्टेनले, ठीक है, किसके अनुसार, स्टेनले हॉल के अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। तो इसका हो जाएंगे चिंतन एवं क्या हो जाएंगे, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पे, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है ना, तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी। पर्यावरण भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य भी हो सकते हैं और आहार भी हो सकते हैं। मतलब वृद्धि विकास में क्या क्या, वृद्धि में पर्यावरण के हिसाब से भी प्रभावित होंगे, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा स्वास्थ्य है बच्चे का, उसका आहार कैसा है ना, उस पर डिपेंड करेंगे। तो ये वृद्धि को प्रभावित करने वाला क्या है, कारक है। अगला पॉइंट पे आते हैं, आंशिक दृष्टि से दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है। तो आंशिक दृष्टि से दोष युक्त बालक होते हैं उसका व्यवहार पूछा गया है, तो उसका व्यवहार कैसा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, उसका व्यवहार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे है ना, उसका व्यवहार की बात करते हैं तो इनमें से सभी है ना, क्या हो गए, इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी हो जाएंगे वह पुस्तक को आंखों से निकट लाकर पढ़ता है ना। बोला जा रहा है कि आंशिक दृष्टि दोष, जिसका क्या है, आंशिक दृष्टि दोष है ना, आंखों की मतलब दोष है, दृष्टि दोष है। युक्त बालक कक्षा में व्यवहार कैसा होता है, वह पुस्तक को आंखों से निकट ला के पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखने का शिकायत करता है ना, ये भी हो सकते हैं, जिसको दिखाई कम देता है। उसके बाद बात करते हैं श्याम पट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता है ना, उसको उतारने में श्याम पट से ब्लैक बोर्ड से भी उतारने में क्या होता है, उसको दिक्कत कठिनाई महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, भाषण शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो भाषण शिक्षा प्रथम कक्षा घर को माना जाता है ना, भाषण शिक्षा की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, तो ये घर हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएंगे, इसका घर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, प्रयास बोला जा रहा है, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण की बात करते हैं तो लक्ष्य हो जाएंगे, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएंगे, तो लक्ष्य हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, तो ये हो जाएंगे नियमित, है ना। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, तो ये हो जाएंगे क्या, नियमित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे अनुबंध द्वारा, है ना। इसको अनुबंधन द्वारा, बुरी आदतों किसके द्वारा, तो अनुबंधन द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, सुधारा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। तो कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन एवं शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करता है ना। बोल रहा है उनमें से किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनमें ज्ञानार्जन एवं शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। दृष्टि दोष से मुक्त बच्चों की आकृतियाँ ज्ञान होना चाहिए, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान होना चाहिए। तो किस टाइप की आकृतियों के, तो ये हो जाएगा त्रिआयामी आकृतियों के स्पष्ट द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पष्ट के द्वारा। क्वेश्चन वीडियो को थोड़ा स्पीड में, क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नी में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, तो इसका हो जाएंगे मंद बुद्धि के, है ना। मंद बुद्धि हो जाएंगे, केवल क्या होती है, इसकी क्षमता जन्मजात होती है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नी में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता को जांच हेतु किया जाता है। तो
तो सुनने की क्षमता को जांच हेतु किया जाता है, तो इसका हो जाएंगे डेसिबल, है ना। इसका क्या हो जाएंगे, इकाई डेसिबल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएंगे 25 का देख लेते हैं, है ना। 25 का क्या हो जाएंगे, मूक बधिर। इसका क्या हो जाएंगे, मूक बधिर बच्चों के, है ना, क्या हो जाएंगे, मूक बधिर बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे, निम्न में से कौन सा बात बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। तो कौन सा बात हो जाएगा, रचनावाद। निम्न में से कौन सा बात बच्चों को अपना ज्ञान को स्वयं निर्माण करने में अवसर प्रदान करता है, तो उस रचनावाद के अनुसार, है ना, रचनावाद के अनुसार क्या करेगा, बच्चों को वो अवसर प्रदान करेगा। इसमें क्या होता है कि जिसमें उनमें प्रतिभा का विकास होता है ना। स्वयं निर्माण करने से बच्चों में क्या होता है, प्रतिभा का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है कि समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएंगे समाजीकरण की जांच में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न आर्थिक स्तर पर प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है। निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता, तो पूछा गया किस पे नहीं पड़ता, तो सीखने की क्षमता पे नहीं पड़ता, सीखने की क्षमता पे नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो 29 पे, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। उसका क्या हो, उस उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्तर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। तो इसका क्या हो जाएंगे, परिवर्तनशीलता, है ना। अपरिवर्तनशीलता ये जो विशेषता नहीं है, बाकी मौलिकता है, उत्पादकता है, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे, चीन और भारत की मध्य रेखा का नाम क्या है। चीन और भारत के मध्य रेखा का नाम की बात करते हैं, तो इस क्या हो जाएंगे, मैकमोहन रेखा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे 32 पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार बताता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है। तो मौलिक अधिकार बताने की बात करते तो अनुच्छेद कितने हो जाएंगे, अनुच्छेद 45 में, है ना, अनुच्छेद 45 में। में बोला जा रहा है कि ये कब 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, है ना, 86वें संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था। 45वें अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा का प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार माना गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है ना, ये सही हो जाएंगे। इसमें 6 से 14 वर्ष की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 पे बोला जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है। तो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, तो इसका कैसा पद्धति होना चाहिए, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, पाठ केंद्रित, पुस्तक केंद्रित। तो ये कैसा होना चाहिए, ये बाल केंद्रित होना चाहिए, है ना। एक मिनट, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है, तो ये हो जाएगा पाठ्यक्रम केंद्रित। इसको क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया। किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में इसको क्या क्या दिया गया, इसको डाला गया। इसको देख लेते हैं 34 का।
इसका इसका क्या हो जाएंगे 34 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना। ये क्या हो जाएंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। इसमें समवर्ती सूची में और सारे भी रखा गया था। शिक्षा हो गया, वन हो गया, जनसंख्या हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन हो गया, जानवर पक्षी की सुरक्षा, न्यायालय का प्रशासन, बांट एवं माप आदि नए विषय जोड़े गए थे। ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या बोला जा रहा है कि समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, जानवर पक्षियों की सुरक्षा, न्यायालय का प्रशासन, बांट एवं माप आदि नए विषय क्या कर दिए गए थे, जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं 35 पे। बोल्शेविक क्रांति के नायक थे, है ना। तो बोल्शेविक क्रांति ये जो कहाँ पे हुए थे, ये रूस में हुए थे, है ना। कब 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुए थे 1917 में। एक क्या थे, एक ऐतिहासिक क्रांति माना जाता है ना। एक क्या माना जाता है इसको, एक ऐतिहासिक क्रांति माना जाता है। इसके नायक की बात करते हैं तो ये लेनिन थे, है ना। इसकी नायक कौन थे, लेनिन, है ना। बोल्शेविक क्रांति का नायक लेनिन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। मांग और पूर्ति का संप्रत्यय संबंधित है। तो मांग और पूर्ति का संप्रत्यय किस संबंधित की बात करते हैं, तो इसका क्या हो जाएंगे अर्थशास्त्र से, है ना, अर्थशास्त्र से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उज्जैन नगरी बसी है। उज्जैन नगरी की बात करते हैं, उज्जैन नगरी बसी है, तो इसका क्या हो जाएंगे। एक उज्जैन नगरी छिप्रा के किनारे, है ना। उज्जैन कहाँ पे बसी है, तो छिप्रा नदी किनारे, सिप्रा जिसको बोलते हैं, सॉरी सिप्रा के किनारे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सी दलहन फसल नहीं है पूछा है, तो चना है, मूंग है, अरहर है, ये नहीं है, मखाना है जो, इसका नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 39 पे। अजंता की गुफाएं स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है ना। अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, पीसी नरसिम्हा राव को, पीसी नरसिम्हा राव को क्या दिया जाता है ना, जो प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। मराठा शासक शिवाजी का जन्म हुआ था, कब हुआ था। मराठा शासक शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो इसका हो जाएगा 1627 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। सामाजिक अध्ययन का अर्थ होता है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ पूछा गया, तो इसका क्या हो जाएगा, समाज का अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, ठीक है, सिंपल था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 43 पे। 43 में बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है ना। बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है, तो इसका क्या हो जाएंगे, परिवार, है ना। परिवार ही क्या है, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समाज की प्रयोगशाला माना जाता है, समाज की प्रयोगशाला माना जाता है, तो इतिहास को माना जाता है, किसको माना जाता है, ये इतिहास को। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है नेक्स्ट 45 पे। अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए, तो प्रारंभ करना चाहिए की बात है, तो इसमें पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, है ना, पूर्व ज्ञान से संबंधित पूछकर कक्षा शिक्षण का ही प्रारंभ करना चाहिए अध्यापक को। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग बोल रहा है कि आवश्यक है। इसको देख लेते हैं, ग्लोब का उपयोग
क्वेश्चन नंबर 46 में ना, क्वेश्चन नंबर 46 इनमें से सभी क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी यानी स्थल जल का अनुपात बताने हेतु ग्लोब का प्रयोग करते हैं। और क्या था, दिन रात का प्रत्यय समझने के लिए भी ग्लोब का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी का आकार बताने हेतु भी ग्लोब का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, एक इसका क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है, सही युग्म नहीं है पूछा गया। तो इसका हो जाएगा कोयला पेयजल, ये सही युग्म नहीं है। बाकी बॉक्साइड एल्युमिनियम अवरक्स विद्युत बलुआ पत्थर भवन निर्माण ये सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कोयला पेयजल ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 पे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का रूप नहीं है ना, पूछा गया है कि वर्षण का रूप है जो नहीं है। तो आंधी नहीं है, इसका क्या हो जाएंगे, आंधी नहीं हो जाएंगे। बाकी ओस है, वर्षा है, हिमपात है, ये सारे वर्षण का रूप है पानी का। अगला क्वेश्चन बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है ना, बात करते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, महासागर में। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है, तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएगा महासागर। ठीक है, महासागर में 20 में 29%, कितना 29% भाग स्थल और 71% क्या है, जल है ना। 71% पे जल है। जल मंडल की बात करते हैं तो 88% पे जल है ना, जल मंडल है। और महासागर जो क्या है, महासागर से घिरे हुए है। शेष भाग 11.1% भाग है जो सागर और झीलों से का विस्तार है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 50 पे। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है ना, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता की बात बोला जा रहा है। तो इसमें इसका देख लेते हैं। इनमें से सभी हो जाएंगे है ना, क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी। यह सबसे विशाल है। इसमें अनेक देशों से संबंधित प्रावधानों को लिया गया है। ठीक है, यह क्या हो जाएंगे, यह लचीला है ना, यह हो जाएंगे लचीला। यह सबसे विशाल है। इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है। यह एक लचीला है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख होता है। भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राष्ट्रपति हो जाएंगे है ना, इसका क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। भारत एकमात्र विक्रियाशील ज्वालामुखी है। भारत में एक मात्र क्रियाशील ज्वालामुखी है। तो ये कहाँ पे हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे, एक मिनट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना। इसका क्या हो जाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत में क्या है, क्रियाशील ज्वालामुखी है, जिसका नाम क्या है, वैरम है ना, वैरम द्वीप, जिसका नाम बोला जाता है तो बैरम द्वीप है। इसका विस्तार 6 डिग्री 39 मिनट से 13 डिग्री 34 मिनट के उत्तरी अक्षांश के मध्य है। 6 डिग्री 39 मिनट से 13 डिग्री 34 मिनट तक। ठीक है, उत्तरी अक्षांश के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। प्रजातंत्र को जनता के द्वारा शासन किसने कहा था। तो ये किसके द्वारा क्या कहा गया था, अब्राहम लिंकन के द्वारा है ना। अब्राहम लिंकन के द्वारा कहे गए थे। प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन किसने कहा था, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 54 पे। सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता था।
तो सेलुलर जेल को किस नाम जाना जाता था? काली पानी के नाम से। किस नाम से? सेलुलर जेल को एक काली पानी के नाम से जाना जाता था, है ना। सेलुलर जेल जो है कहाँ पे थे? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यह है जो अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो मुख्य भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर था। इसके अंदर लगभग 694 कितना 694 कोठियाँ बनाई थी, जो काला पानी के नाम से कुख्यात था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तो ये सभी को पता होंगे, है ना, ये सभी को पता होंगे। ऊँट को किस जानवर को रेगिस्तान कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं तो ऊँट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 56। सती प्रथा को समाप्त करने में किन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किन की थी? राजा राम मोहन राय की, है ना। सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजा राम मोहन राय की। कब किया गया था? 1829 ईस्वी में, हाँ, है ना। और लॉर्ड गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंध करने के लिए लाए गए कानून पर राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो गवर्नर जनरल थे 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? तो भारत से निकलकर बात करते हैं तो इनमें से सभी में हो जाएंगे, जापान, चीन और कोरिया में। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गए हैं? तो जापान, चीन और कोरिया में सभी। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था। तो भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था तो इस या कहाँ कहाँ हो जाएंगे? सॉरी, ये पोखरण में हो जाएंगे, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? पोखरण में किए गए थे परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। बिस्मिल्लाह खान का संबंधित किससे है? तो शहनाई वादक। इसको क्या बोलेंगे? ये शहनाई वादक से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका हो जाएगा चाणक्य। सभी को पता होगा लगभग। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य हैं, जिसको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा की बात करें तो ये लेह हो जाएंगे। कहाँ पे हो जाएंगे? लेह में, लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग है, मतलब जिसमें सबसे कम श्रमिक होते हैं उसको बोलते हैं इस्पात उद्योग, है ना। सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग इस्पात उद्योग होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला देश। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला देश की बात करें तो, है ना, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे केरल हो जाएंगे, ठीक है। 93% के आसपास, है ना, 93%, 93 पॉइंट कुछ हो जाएंगे लगभग, जो कहाँ पे हो जाएंगे? ये कौन हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सबसे कम की बात करते हो तो ये बिहार आ जाएंगे, है ना। इसका 61 पॉइंट कुछ, है ना, सबसे कम जनसंख्या वाला देश की बात करते, राज्य की बात करते हैं तो जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर सबसे कम साक्षर वाला राज्य बिहार, सबसे अधिक केरल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे आता है, सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन क्या है? इंटरनेट खोजी है, एक खोजी वाहन है, खोजी मोटर है, क्या हो जाएंगे? तो सर्च इंजन एक तरफ से इंटरनेट खोजी हो जाएंगे। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बोला जा रहा है चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, है ना। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएंगे नई दिल्ली।
भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका गठन भारत के विभिन्न प्रतिनिधि संस्थानों में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए किया जाता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, है ना। 25 जनवरी 1950 को की गई थी, जो कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कौन सी संस्था बैंकों में कामकाज पर नियंत्रण रखती है। कौन सी संस्था है जो बैंकों में कामकाज पे नियंत्रण रखती है। तो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है। कौन सी है जो व्यापारिक फसल का उदाहरण नहीं है। तो इसका हो जाएगा मक्का। बाकी मखाना, जूट, कपास है ना, ये सब नकदी फसल इसको भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है गरीब रथ क्या है ना। गरीब रथ क्या है। तो ये यात्री गाड़ी है, ट्रेन है। ये क्या है, यात्री गाड़ी, ट्रेन जिसको बोल सकते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ना। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो ये तो पहले के अनुसार दिया गया है, ये सब नहीं होंगे, है ना। अब हो जाएंगे कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है, कर्नाटक में नया बना है, वहाँ स्थित है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो इसका हो जाएंगे पश्चिम जिसको बोलते हैं, है ना। पश्चिम हो जाएंगे भारत की सबसे शुष्क क्षेत्र, है ना, सूखा। जैसे राजस्थान की बात साइड में बात कर लेते हैं, है ना, राजस्थान के साइड। उसके बाद बात है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न है। तो भिन्न को चुनना है। तो सागर, झील, नदी, तालाब। तो सागर, झील और क्या क्या दिया गया है, नदी और तालाब। तो इस सागर क्या हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे, है ना। सबसे भिन्न सागर हो जाएंगे। बाकी झील है, तालाब है, नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो बिहार राज्य की बात करते हैं तो केला का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र बोलते हैं हाजीपुर बोलते हैं ना। बिहार में कहाँ पे बोलते हैं, हाजीपुर का केला। अगर बिहार के लोग हैं तो इन लोगों को सभी को पता है हाजीपुर का केला क्या है, फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। जो बिहार से हैं वो लोग अपना कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है ना। इसके अलावा, है ना, पहले तो सोनपुर जो हाजीपुर के नज़दीक में है, इसके अलावा भी पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएंगे पुष्कर मेला, जो कहाँ पे पड़ते हैं, पुष्कर राजस्थान में पुष्कर का मेला। ये भी क्या है, एक पशु मेला है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो एक गया में हो जाएंगे, है ना, एक गया में हो जाएंगे विष्णुपद मंदिर। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। बिहार का शोक तो कोसी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर होता है। मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर पूछा जा रहा है। तो मुख्य अंतर क्या होता है, पैमाने का, है ना, कितना पैमाने का ये होंगे। तो इसका मुख्य अंतर पैमाने हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 77 पे। बिहार के लिए कक्षा 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम कौन सा है ना। कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम कौन सा है। तो इसका क्या हो जाएंगे, SCERT है ना। SCERT पे आधारित होते हैं बिहार से कक्षा 6 से 8 तक पाठ्यक्रम। SCERT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो किस क्षेत्र में मतलब स्थित है संपूर्ण बिहार। तो मैदानी क्षेत्र इसको बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मैदानी क्षेत्र के मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। बिहार की प्रचलित कला है कौन सी। तो मधुबनी, है ना। कौन सा हो जाएंगे इसमें मधुबनी हो जाएंगे प्रचलित कला।
मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, फेमस है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, छठ पूजा, है ना, जो अभी आए हैं, छठ पूजा आने वाले हैं, जो बिहार के क्या है, प्रसिद्ध पर्व है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सामाजिक अध्ययन से संबंधित सामायिक विषय का ज्ञान। छठ पूजा है जो इसमें किसकी पूजा होती है, भगवान सूर्य की पूजा होती है ना, भगवान किसकी पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है। सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है। समसामयिक विषय का ज्ञान दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा, दैनिक समाचार विश्लेषण के द्वारा दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बताते हैं, बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है। बाल छात्रों सांसद को व्यवहारिक ज्ञान देता है, तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे राजनीतिक विज्ञान, इसको बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 83 पे, सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में विभिन्न देशों के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय की बात बोला जा रहा है, विभिन्न देशों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है ना, तो संबंध की बात यहाँ पे बोला जा रहा है, तो किसके अध्ययन किया जाता है, इतिहास के अध्ययन, है ना, मतलब अलग अलग देशों का अलग अलग इतिहास से उसकी जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है। 84 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे उप विषय में किसका स्रोत विधि का पूछा गया है ना, किसका पूछा गया, स्रोत विधि का, ये हो जाएंगे राजनीतिक विज्ञान में, स्रोत विधि का राजनीतिक विज्ञान में। ऊपर में क्या पूछा गया था, ऊपर में पूछा गया देशों के मध्य के संबंध का अध्ययन, है ना, देश के मध्य का संबंध का अध्ययन इतिहास हो जाएंगे, स्रोत विधि का प्रयोग हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, समाचार पत्र कैसी शिक्षण पर सामग्री है, तो उसको दृश्य कर सकते हैं, देख सकते हैं, हाँ, श्रव्य कर सकते हैं, नहीं, श्रव्य और दृश्य कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या हो जाएंगे, सिर्फ हम लोग समाचार पत्र को देख सकते हैं, बाद में उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलतः मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृति वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिक का आधार माना जाता है। यह कथन किसका है, पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है, तो हो जाएंगे जेम्स हेमिंग का हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या बोला जा रहा है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मूलतः मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृति वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। यह कथन किसका है, तो हो जाएंगे जेम्स हेमिंग का, है ना, जेम्स हेमिंग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा को पाठ्यक्रम को तैयार करता है, तो NCERT, है ना, NCERT। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है। पूछा जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य, तो इनमें से सभी ज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, क्या क्या हो जाएंगे, सामाजिक अध्ययन, ज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और सृजनात्मक विकास, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पाते हैं 89 पे, क्वेश्चन नंबर, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। तो शिक्षण विधि में कौन सी सीखने का अवसर प्रदान करती है, तो व्याख्यान विधि, है ना, जिसमें व्याख्यान होना चाहिए, है ना, बातों का क्या होना चाहिए, उसमें व्याख्यान होना चाहिए, वो सीखने का क्या करेगा, अवसर प्रदान करती है।
क्वेश्चन नंबर 90 पे आते इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य की बात करते तो पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं। पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे। अब यहाँ से हिंदी के कुछ प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, तो इसका क्या हो जाएंगे, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, है ना। बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, इसका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चों में भाषा सीखने का जन्मजात योग्यता होती है, विचार है, किसका विचार है। तो ये हो जाएंगे चौमास्की का। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, ये विचार किसका, चौमास्की का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है, इसका क्या हो जाते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे, इनमें से सभी, है ना, इसका क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है। तो बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना, है ना, बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण का उपलब्ध कराना। उसके बाद में बोला जा रहा है कि बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना, कैसे तरीके से सीख सकते हैं ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना था, ये भी सही हो जाएंगे। कैसे उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 94 पे, बच्चे अपने समाज संस्कृति परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार है। तो यह विचार की बात करते हैं तो वाइगोत्स्की के, तो बच्चे अपने समाज संस्कृति परिवेश से ही क्या करते, अर्थ को ग्रहण करते हैं। यह बोले गए थे किसके द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा, है ना, वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्रिंट मुद्रित अथवा लिखित भाषित परिवेश। प्रिंट मुद्रित अथवा लिखित भाषित परिवेश, तो इसका क्या हो जाएंगे, भाषा सीखने में सहायक है। भाषा सीखने में क्या हो जाएंगे, सहायक हो जाएंगे। क्वेश्चन 96 से क्वेश्चन 101 तक क्या दिया गया, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए तो और प्रश्नों को सही विकल्प का चयन करना, है ना। एक अनुच्छेद दिया गया है, बोला जा रहा है कि रूढ़ संज्ञा और कथा पूर्व विशेषण देकर घटना या संवाद को पहले से तय कर देने वाली कहानियों की ही पूरक वे तमाम रचनाएं कही जा सकती है जिन्हें कविता कहकर हिंदी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाता है। हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली कथा कथित कविताएं पढ़कर बच्चे को दी गई पंक्तियों का लक्ष्यार्थ पहचानना और क्या बोला जा रहा है कि लिखना होता है, जिससे मैं लक्ष्यार्थ कह रहा हूँ वह प्राय एक घिरते हुए प्रतीकार्थ जैसा दिखता अवश्य है, पर इसे प्रतीकार्थ कहना ठीक नहीं होगा। प्रतीकों में आभा का गुण होता है, यानी जिस भाव या अनुभव की क्षणिक रचना वे मन में करते हैं। एक मिनट,
आभाग गुण होता है, यानी जिस भाव या अनुभव की क्षणिक रचना वे मन में करते हैं उनके इर्द गिर्द एक आभाग वृत्त की गुंजाइश रहती है। इस आभाग वृत्त को हमेशा निर्जन क्षेत्र कह सकते हैं, जिसमें हमारी कल्पना कविता की मदद क्या हो गया कल्पना की मदद में थोड़ी देर विचार लेती है और ऐसा कुछ देखने में समर्थ हो जाती है जो निर्दिष्ट नहीं था, कवि के द्वारा तो नहीं ही था, हमारे होशियार मन द्वारा भी नहीं। इसी निर्जन क्षेत्र के दरवाज़ा खोलने की क्षमता क्या होती है, कविता क्षमता के कारण ही कविता की शिक्षा को भाषण शिक्षण की सामान्य सीमित परिधि के परे जाने वाली शिक्षण माना जा सकता है। कविता ही भाषण शिक्षण में यह मुक्तिदायी आयाम जोड़ सकती है, लेकिन यह संभावना तथा कथित कविताओं की मदद से नहीं खोली जा सकती है, जो बोला जा रहा है कि जो खोली जा सकती है, जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्य रूप से शामिल रहती है। क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि 96 में अनुच्छेद में पूरक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अनुच्छेद में पूरक शब्द का प्रयोग किया जाए कविता के लिए, है ना। किसके लिए प्रयोग किया जाए, कविता के लिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्रतीकों में कौन सा गुण होता है। प्रतीकों में कौन सा गुण होता है, तो आभा गुण हो जाएंगे, इसमें आभा का प्रयोग किया जाए गुण। अगला क्वेश्चन आते हैं 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोला जा रहा है कि निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है। निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है, तो हो जाएंगे आभावृत्त, है ना। इसका क्या हो जाएंगे, आभावृत्त। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 99 में कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि के परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है। तो इसको क्यों माना जाता है, इसमें माना जाता है कि सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देता है, जबकि कविता में बिना किसी पूर्वधारण के कल्पना करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, है ना। क्या करते हैं, इसका अवसर प्रदान होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या जा रहा है कि उन कथाकथित कविताओं की मदद डैश जो डैश वाक्य में किन कविताओं की ओर संकेत किया जाता है। तो इसका हो जाएंगे जो कल्पना द्वारा अपर्याप्त भावों को समझने का अवसर देती है। क्या बोल रहा है, जो कल्पना द्वारा अप्रत्यक्ष भावों को समझने का अवसर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, प्राय लक्षार्थ कैसा दिखता है। प्राय लक्षार्थ इसमें कैसा दिखता है, तो इसका हो जाएगा प्रतीकार्थ जैसा। क्या हो जाएगा, प्रतीकार्थ जैसा। अगला क्वेश्चन आता है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, है ना। व्याकरण शिक्षा में आगमन विधि में क्या उदाहरण पहले देते हैं, देकर समझाते हैं, उसके बाद नियम समझाते हैं, है ना। पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद नियम देते हैं, उसको बोलते हैं आगमन विधि। एक होता है निगमन विधि, जिसमें पहले नियम बताते हैं, उसके बाद उदाहरण देते हैं, उसको निगमन विधि कहते हैं। बोला जा रहा है कि भाषा के आधारभूत कौशल, है ना, भाषा के आधारभूत कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, एक क्रम से सीखे जाते हैं आधारभूत कौशल। अगला क्वेश्चन आता है 100, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है। तो हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक एक साधन है। पाठ्य पुस्तक एक क्या साधन है।
तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है वह बोलने में हकलाने लगती है। इसका क्या कारण होती है? तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है वह बोलने में हकलाने लगती है, तो इसका क्या कारण हो सकते हैं? इसका हो जाएंगे बी और सी दोनों, है ना। इसका बी और सी दोनों हो जाएंगे। देख लेते हैं बी को। आत्मविश्वास के साथ साथ बोलने की योग्यता नहीं रखती है। औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है। वह करती है औपचारिक स्थितियों में बोलने में वो मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। सुहैल की मातृभाषा भोजपुरी है। वह हिंदी की वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता। इसका संभावित कारण क्या है? तो संभावित कारण की बात कर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएंगे? यह उसकी मातृभाषा का अभाव है, जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह उसकी मातृभाषा का अभाव है, जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 107 द्रौपदी का क्वेश्चन नंबर 107 द्रौपदी का पर्याय नहीं है। द्रौपदी का पर्याय नहीं है, तो द्रौपदी का इसका क्या हो जाएंगे? रमणी। बाकी द्रुपद सुता हो जाएगा, याज्ञ सेनु हो जाएंगे, पांचाली हो जाएंगे, यानी रमणी इसका द्रौपदी का पर्याय नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से सही शब्द है, तो इसका सही शब्द क्या हो जाएंगे? ईस्या। क्या लिखते हैं इसको? ईस्रिया, है ना। बाकी सब ये गलत है ना। ईस्या। अगला क्वेश्चन होता है कष्ट का अर्थ होता है। कष्ट का क्या अर्थ होता है? दुख। कष्ट का अर्थ होता है दुख। दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो पहाड़ों को खाली स्थान को बीच को घाटी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएंगे वह टका सा जवाब देता है। वह टका सा जवाब देता है। वह टका सा प्रश्न करता है, नहीं ये गलत है। वह टका सा उत्तर देता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वह टका सा जवाब देता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? नया शब्द बनाया जा सकता है ना। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? नियावरण, पर्यावरण, पर्यावरण, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? पर्यावरण। पर्यावरण मतलब उपसर्ग, मतलब जो वर्ड आगे लगाते हैं, है ना। उपसर्ग क्या होते हैं? जो वर्ड को हम लोग आगे लगाते हैं किसी शब्द, तो ये हो जाएगा पर्यावरण। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कल्पना तथा शिक्षा में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेंगे, है ना। कल्पना तथा शिक्षा में इक कौन सा प्रत्यय लग रहा है? इक। कल्पना में क्या हो जाएगा? परिकल्पना, यानी काल्पनिक, है ना। इक प्रत्यय लग रहा है, तो इक प्रत्यय में क्या हो जाएंगे? काल्पनिक, इक, है ना। इसको देख लेते हैं, क्या हो जाएंगे? काल्पनिक, है ना। इक लग रहा है। शैक्षणिक या शैक्षिक, है ना। शैक्षिक इक प्रत्यय लग रहा है, जो लास्ट में लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। उपसर्ग जो क्या थे? जो पहले लगते हैं। ठीक है। अष्टाध्यायी समास है। अष्टाध्यायी, अरे इसमें क्या हो जाएंगे? मतलब इसमें अष्टाध्यायी में हो जाएंगे दिग्गु समास, क्योंकि इसमें संख्या लग रहा है ना। आठ अध्याय, इसमें संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है? इसमें संख्या का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें दिग्गु समास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसमें अष्टाध्यायी में दिग्गु समास हो जाएंगे। ठीक है। इसमें बोला जाएगा कि पूर्व पद संख्या वाचक विशेषण हो, वो दिग्गु समास कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 निषेध का विलोम है। निषेध का स्वीकृति। निषेध का विलोम है स्वीकृति। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है? भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में क्या अंतर है?
तो इसको हम लोग देख लेते हैं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में। बोला जा रहा है कि इनमें से सभी, है ना, भाषा अधिगम और भाषा अधिगम अर्जन में दोनों इसमें से सभी हो जाएंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से भाषा अर्जित की जा सकती है, ठीक है। जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, भाषा अधिगम होता है जो प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन में अर्थ भी समाज से स्वतः ही प्राप्त होते हैं। भाषा अर्जन में क्या होता है, इसका अर्थ होता है जो समाज से स्वतः प्राप्त होते हैं, जबकि भाषा अधिगम में कई बार अर्थ सीखने पड़ते हैं, है ना। इसमें कई बार क्या करते हैं, अर्थ को सीखने पड़ते हैं। इसमें बोला जाए कि भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना बोलना कौशल शामिल है, भाषा को अर्जन करना। जबकि भाषा अधिगम में भाषा एक अर्जन है, एक अधिगम है। तो अर्जन में मतलब सुन के भी हम भाषा को अर्जित कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी भाषा को। जबकि भाषा अधिगम क्या है, भाषा लर्निंग क्या में अनेक बार सुनना बोलना पढ़ना लिखना चारों कौशलों का सीखने पड़ते हैं। इसमें सभी हो जाएंगे। भाषा अधिगम में इसमें सुनना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है। इसमें चारों कौशल शामिल होते हैं भाषा अधिगम में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 170, भाषाई विविधता, है ना। बोला जा रहा है कि भाषाई विविधता, तो भाषाई विविधता क्या है, बहुभाषिक बच्चों की संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। बहुभाषिक बच्चों की संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है, उसको भाषाई विविधता बोलते हैं, है ना। भाषा में विविधता पाई जाती है, इसको बोलते हैं बहुभाषा। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है, तो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य गहन अर्थ ग्रहण करना। मतलब मौन पठन क्या होता है, जो गहन तरीके से कोई भी अर्थ को क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पठन का प्रकार नहीं पूछा गया। तो द्रुत पठन पठन का प्रकार नहीं है। सस्वर पठन है, मौन पठन है, अर्थ पठन है। पठन का प्रकार नहीं है तो हो जाएगा द्रुत पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएंगे क्या, साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सीखना, है ना। साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम को सीखना, ये क्या हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है साहित्य विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियमों को नियम सीखना। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का क्वालिटी या कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। सभी को धन्यवाद।